हिमाचल प्रदेश के ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच बसा जाखोल गांव उस रात घने कोहरे में पूरी तरह से डूब गया था। पहाड़ी रास्तों पर ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जैसे पूरी घाटी ने अपनी सांसें रोक ली हों। बर्फीली हवा चीखती हुई पेड़ों से टकरा रही थी और दूर कहीं जंगली कुत्तों के रोने की आवाज माहौल को और भयानक बना रही थी। उसी सुनसान रास्ते पर गांव का शराबी कल्लू लड़खड़ाते कदमों से अपने घर की ओर लौट रहा था। उसके शरीर पर मोटी ऊनी शॉल लिपटी हुई थी, लेकिन ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक में उतरती चली गई थी। शराब के नशे से उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अब शराबी दही इतनी चढ़ाने के बाद भी ठंड लग रही है। पहाड़ी इलाकों का मौसम ही कुछ समझ में नहीं आता है। पीने का कोई मतलब क्या? कल्लू बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसके पैरों के नीचे जमी बर्फ चरमराने लगी। घना कोहरा इतना ज्यादा फैल चुका था कि कुछ कदम आगे देख पाना भी मुश्किल हो गया था। कुछ देर बाद उसकी नजर गांव से थोड़ी दूर खड़ी एक टूटी जर्जर हवेली पर जाकर टिक गई। वो पुरानी हवेली अंधेरे में किसी मरे हुए दैत्य जैसी दिखाई दे रही थी। उसकी टूटी खिड़कियां काली आंखों की तरह लग रही थीं, जो कोहरे के बीच खड़ी हर चीज को घूर रही हों। भाई साला, इस हवेली को तो देखकर ही थूकने का मन करता है। इसे तो दूर से देखकर ही मनहूसियत नजर आती है। चलो अपने कदमों की रफ्तार तेज कर लेता हूँ। अगर पत्नी को पता चल गया कि चौधरी की पुरानी हवेली के सामने रुका था तो खा भेजा खाएगी। ठंड भी लग रही। शराब इतना कहकर कल्लू आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक से पहाड़ों पर बहती हवा एकदम से रुक गई। अगले ही पल चारों ओर अजीब सा डरावना सन्नाटा फैल गया। कल्लू के कदम अपने आप धीमे पड़ने लगे। तभी हवेली के भीतर से पायल की धीमी धीमी आवाज उसके कानों में टकराई। वो आवाज धीरे धीरे और साफ होने लगी। छन छन छन। ये इतनी रात गए पुरानी जर्जर हो चुकी हवेली में ये कौन छन 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 छना रहा है? पता नहीं। कल्लू घबराई हुई नजरों से हवेली की ओर देखने लगा। तभी हवेली का टूटा मुख्य दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। भीतर का गहरा अंधेरा धीरे धीरे कोहरे में फैलने लगा और कुछ ही पलों के बाद हवेली के अंदर से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकली। उसकी सुंदरता किसी अप्सरा जैसी थी। उसके लंबे काले बाल ठंडी हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। वो लड़की चुपचाप कल्लू को घूरने लगी। मैंने कहीं कुछ ज्यादा ही तो नहीं चढ़ा ली? नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है। ये सपना है, वरना इतनी सुंदर स्त्रियां इस संसार में थोड़ी ना होती हैं। इस तरह की स्त्रियां तो स्वर्ग में होती है, अप्सराएं होती हैं। और अप्सराओं का तो इस धरती से क्या लेना देना, वो तो कहानियों लोक कथाओं में होती है बाजी। तभी वो रहस्यमयी स्त्री धीरे धीरे उसके पास चली आई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई।
ये तुम्हारा सपना नहीं बल्कि हकीकत है। कौन हो तुम? तुम हमारे गांव की तो नहीं लगती हो। कहाँ से आई हो? स्वर्ग से? किसने कहा कि मैं तुम्हारे गांव की नहीं हूँ? मैं तो बरसों से तुम्हारे ही गांव में रह रही हूँ। मैं तुम्हें रोज देखती हूँ। तुम हलवाई हो। रोज सुबह जलेबी बनाती हो, दोपहर में मिठाई बनाती हो और रात में अपनी दुकान बंद करके दूसरे गांव के ठेके पर पीने के लिए चले जाती हो, क्योंकि तुम्हारे अपने गांव का ठेका जल्दी बंद हो जाता है। ये सुनते ही कल्लू के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम तो मेरे बारे में वो भी जानती हो जो मेरी पत्नी नहीं जानती। उसको भी नहीं पता कि मैं दूसरे गांव के ठेके में पीने के लिए जाता हूँ। तुमको कैसे? तभी कल्लू की नजर अचानक से उस लड़की के पैरों पर पड़ी और अगले ही पल उसके शरीर में डर की बिजली दौड़ गई। वो लड़की के पैर पूरी तरह से उल्टे थे। हे भगवान, तुम्हारे पैर तो उल्टे हैं। अगले ही पल उस रहस्यमयी स्त्री के होठों पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। तुमने वह देख लिया जो तुम्हें देखना नहीं चाहिए था। अगर नहीं देखते तो शायद कुछ पल और जिंदा रहती। ये कहते ही उस लड़की का शरीर तेजी से बड़ा होने लगा और कुछ ही सेकंड्स में उसका आकार 20 फीट ऊंचा हो गया। उसका खूबसूरत चेहरा सड़े हुए मांस की तरह लटकने लगा। उसके बाल जमीन तक फैल गए और उसकी लंबी उंगलियां किसी जंगली जानवर के पंजों जैसी दिखाई देने लगी। उसकी आंखें अचानक से पीली पड़ गईं। वो पीली आंखों से कल्लू को घूरने लगी। कल्लू को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसके शरीर का सारा खून खींच रहा हो। उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे सफेद पड़ने लगी और उसका चेहरा सूखने लगा। बचाओ! बचाओ! कुछ ही पलों के बाद कल्लू के चेहरे का मांस सिकुड़ गया और वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल जोरदार धमाके जैसी आवाज गूंजी और वो भयानक स्त्री हवा में गायब हो गई और चारों ओर फिर से वही डरावना सन्नाटा फैल गया। अगली सुबह गांव का एक आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़ी एक लाश पर गई। लाश को देखते ही उसकी चीख निकल गई। अरे बाप रे बाप, ये तो कल्लू है। कल्लू का शरीर पूरी तरह से सूख चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद होकर बाहर निकली हुई थीं और चेहरे पर ऐसा डर जमा हुआ था जैसे उसने मरने से पहले कोई नरक देख लिया हो। गांव वाला डर के मारे भागते हुए गांव पहुंचा। अरे गांव वालों, हमारे गांव का कल्लू चौधरी की पुरानी हवेली के बाहर मरा हुआ पड़ा है। ये सुनते ही गांव का मुखिया बुरी तरह से चौंक गया। अरे ये क्या बकवास कर रहा है तू? फालतू की बात क्यों कर रहा है? मुखिया जी, मैं बकवास नहीं कर रहा। कसम से कहता हूं, मैं सही कह रहा हूं। विश्वास नहीं होता तो चलकर खुद ही देख लीजिए। चलिए। कुछ ही देर में मुखिया गांव वालों को लेकर वहां पहुंच गया और जैसे ही उसकी नजर कल्लू की लाश पर पड़ी, उसके चेहरे का तो रंग उड़ गया। कल्लू का शरीर हड्डियों के ढांचे जैसा दिखाई देने लग गया था। हे भगवान, इस तरह से इसे किसने मारा होगा? राम 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 राम। ऐसा लग रहा है जैसे मरने से पहले इसने बहुत ही भयानक दृश्य देखा हो। कुछ देर बाद कल्लू की लाश को गांव के बीचों बीच रख दिया गया
उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। कितनी बार समझाया था, पीने की आदत छोड़ दो, रात में बाहर निकलना बंद कर दो, लेकिन नहीं माने। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। गांव वाले डरे हुए नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। हर चेहरे पर दहशत साफ दिखाई दे रही थी। तभी मुखिया कांपती हुई आवाज में बोला, देखो गांव वालों, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे जैसे ये हमारे गांव की आखिरी मौत नहीं है। शायद बहुत जल्द हमारे गांव पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मुखिया की बात सुनते ही वहां खड़े लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दूर मुंबई शहर अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में व्यस्त था। ऊंची ऊंची इमारतों और चमचमाती सड़कों के बीच आर्यन अपने आलिशान ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी उसके ऑफिस का दरवाजा खुला और नकुल अंदर आया। नकुल उसके ऑफिस में काम भी करता था और उसका कॉलेज का दोस्त भी था। आइए आइए मैनेजर साहब, जरूर तुम्हारे घर से किसी न किसी का फोन आ गया होगा और तुम्हें छुट्टी चाहिए होगी। Am I right? वाह यार, एग्जैक्टली। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता के बच्चे? अबे कितनी बार कहा है कि ये हरकतें छोड़ दे। कुछ दिनों बाद तेरी शादी होने वाली है, लेकिन तू है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। पता है मुझे, सब पता है कि रोज रोज तेरे पास किसके फोन आते हैं। अबे सोच, तेरी होने वाली बीवी को जब पता लगेगा तो वो तेरे बारे में क्या सोचेगी, हैं? अबे बरखुरदार, बकवास ना करो, तब की तब देखी जाएगी। अबे तू तो मेरा दोस्त है, तू तो समझ सकता है ना। पहला पहला प्यार है, शादी का इकरार है, मिलने का मजा शादी के पहले ही आता है बे। आर्यन मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। कुछ भी कह ले, लेकिन आज मैं तुझे छुट्टी नहीं दूंगा। तभी अचानक से आर्यन के मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। उसने स्क्रीन पर देखा तो फोन उसकी मां कौशल्या का था। हाँ मां, क्या हुआ, क्या बात है? आज आपको अपने बेटे की याद कैसे आ गई? तेरी याद आ रही है बेटा, तू गांव आ जा। ये सुनते ही आर्यन का चेहरा बदल गया। ये क्या मां, मैं गांव आ जाऊं? क्या बात कर रही हो मां? क्या बात है? बचपन से ही तूने मुझे मुंबई के हॉस्टल में डाल दिया। जब पिताजी जिंदा थे तब भी तू मुझसे मिलने नहीं आती थी, और उनके जाने के बाद भी तूने मुझे गांव आने से मना कर दिया। यहां तक कि पिताजी के स्वर्गवास के 3 महीने बाद तूने मुझे बताया, और आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम कह रही हो गांव आ जाओ? फोन के दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छाई रही। फिर कौशल्या ने कहा, बस अब तेरा समय आ गया है, तू बस गांव आ जा। इतना कहकर कौशल्या ने फोन कट कर दिया। आर्यन के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देने लगा। ओए, क्या हो गया? हाँ यार, मॉम का फोन था, वो गांव बुला रही हैं। कमाल है यार, तू तो कहता था कि तू कभी गांव जाने की बात करता है तो मां मना कर देती है, और आज बुला रही हैं। यही तो हैरत की बात है यार। अच्छा खैर छोड़, जब आंटी बुला रही हैं तो जाना चाहिए ना। और मैं तो कहता हूँ कि मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। सुना है तेरा गांव पहाड़ी इलाके में बसा है, बड़ा खूबसूरत होगा। एक ट्रिप हो जाएगी छोटी सी, घूमना फिरना, मजे करना, एडवेंचर हो जाएगा। क्या कहता है? हाँ ठीक है, अगर तू चलेगा तो फिर इसी बहाने सौम्या को भी अपने माँ से मिलवा दूंगा। चलो, सही कहा तूने, एक छोटी सी ट्रिप हो जाएगी और मैं भी गांव घूम आऊंगा, माँ से मिलाऊंगा। चलो एक काम करते हैं, सौम्या के घर चलते हैं, चल। इतना कहकर आर्यन और नकुल ऑफिस से बाहर निकल गए और कुछ ही देर में दोनों अपनी कार में बैठकर मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर आगे बढ़ने लगे। मुंबई की चमचमाती सड़कों पर दौड़ती आर्यन की लग्जरी कार कुछ देर बाद एक बड़े से आलीशान बंगले के सामने जाकर रुक गई। बंगले के चारों ओर फैला खूबसूरत गार्डन रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा था।
उसी गार्डन में सौम्या पौधों में पानी डाल रही थी। हल्की हवा उसके खुले बालों को उड़ा रही थी। जैसे ही उसकी नजर आर्यन पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तुम लोग अचानक यहाँ? तभी नकुल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। अरे हाय हाय, चेहरे की मुस्कान तो देखो। तुमसे मिलने तो मैं भी आता हूँ, मुझे देखकर तो तुम कभी नहीं मुस्कुराती हो। क्या बात है। नकुल, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश मत किया करो। अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती। ये सुनते ही नकुल जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हारे इसी बिहेवियर पर तो आर्यन मर मिटा है। क्यों आर्यन? नकुल मुस्कुराते हुए पीछे हट गया। अरे मजाक कर रहा था यार, ऐसे क्या देख रही हो? बस करो, मुझे नहीं आर्यन को घूरो। जानती हूँ कि मजाक कर रही थी। अगर तुम सीरियस होती तो मैं क्या हंसकर तुम्हें धमकी देती? नकुल डरने का नाटक करते हुए आर्यन के पीछे जाकर खड़ा हो गया। यार भाई यार, अपनी गर्लफ्रेंड को तुम ही संभालो। कभी कभी तो सही बताऊं, मुझे ना इससे बहुत डर लगता है। भाई संभाल, तू ही संभाल। ये सुनते ही आर्यन हंस पड़ा। आर्यन और सौम्या एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। सौम्या एक बहुत ही अमीर परिवार से संबंध रखती थी। उसके पिता दूसरी शादी करके हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो चुके थे और वो मुंबई में अकेली रहती थी। सौम्या ने आर्यन के चेहरे को गौर से देखा। उसके चेहरे पर हल्की टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। नकुल साथ में आया है तो जरूर कोई गंभीर बात है। हाँ सौम्या, बात यह है कि मुझे मेरी माँ ने बुलाया है। ये सुनते ही सौम्या चौंक गई। ये तो बहुत ही अजीब बात है। हमेशा तो तुम्हारी माँ तुम्हें गांव आने से मना कर देती थी। वही तो बात यह है कि मैं और नकुल गांव जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि तुम भी हमारे साथ चलो। इसी बहाने एक छोटी सी ट्रिप हो जाएगी पहाड़ों पर, और इसी बहाने मैं तुम्हें माँ से मिलवा भी दूंगा। क्योंकि सौम्या, मुझे नहीं लगता कि माँ कभी गांव से बाहर निकलेंगी। क्या कहती हो? कोई दिक्कत नहीं, मैं आज ही पैकिंग कर लेती हूँ। इतना कहकर सौम्या अंदर चली गई। अगली मॉर्निंग आर्यन अपनी लग्जरी कार मुंबई की सड़कों पर दौड़ा रहा था। उसके बगल में सौम्या बैठी थी, जबकि नकुल पीछे बैठा हुआ था। तो दोस्तों, हिमाचल ना यहां से थोड़ा सा दूर है, तो जरा संभल कर बैठना। टांगे वांगे फैला लो, सीटे वीटे फैला लो, ट्रैवल थोड़ा लंबा होने वाला है। अबे कोई दिक्कत नहीं यार मेरे दोस्त, मैं नींद की गोली साथ में लेकर आया हूँ। बोर हुआ तो खाकर सो जाऊंगा। ये सुनकर सौम्या और आर्यन दोनों मुस्कुरा दिए। पूरे दिन ड्राइव करने के बाद आखिरकार आर्यन की कार मनाली की सीमाओं में दाखिल हो गई। शाम का समय था और चारों ओर घना कोहरा फैल चुका था। पहाड़ों के बीच फैली सफेद धुंध सड़क को किसी डरावने सपने जैसा बना रही थी। हम मनाली में एंटर हो चुके हैं। तुम्हारा गांव यहाँ से कितनी दूर है? ज्यादा नहीं, बस कुछ किलोमीटर और है। हाँ यार, लेकिन फिर भी कितने किलोमीटर भाई, बैठे बैठे थक गया मैं तो। कम से कम 50 किलोमीटर। अचानक से कार एक झटके के साथ रुक गई। क्या हुआ? तुमने कार क्यों रोक दी? अरे रोकी नहीं है यार, रुक गई है। देखना पड़ेगा क्या हो गया। आर्यन कार से बाहर निकला और इंजन चेक करने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी वहां से एक आदमी मोटरसाइकिल पर गुजर रहा था। उसने खराब कार देखी और बाइक रोक दी। भाई साहब, यहाँ से कुछ दूर पर एक गैराज है,
आराम से वहां तक कार ले जाओ, वरना थोड़ी देर में गैराज बंद हो जाएगा। पहाड़ी इलाका है, यहाँ ज्यादा देर तक कुछ नहीं खुलता। जोर से नकुल। कुछ देर बाद तीनों कार को धक्का लगाते हुए एक पुराने गैराज तक पहुंच गए। सड़क पूरी तरह सुनसान थी और चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। गैराज के भीतर एक बूढ़ा मैकेनिक बैठा हुआ था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। अरे काका, देखिए कार अचानक से बंद हो गई है। बूढ़ा मैकेनिक कार को ध्यान से देखने लगा। बाबूजी, आपकी ये कार जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली है। अब मुझे इसकी ज्यादा जानकारी है नहीं। मेरी दुकान पर काम करने वाला लड़का है, वो सुबह आएगा, उसको पता है सब कुछ। आपको सुबह तक इंतजार करना होगा। ये सुनते ही आर्यन झुंझला गया। अब क्या करेंगे? बूढ़ा मैकेनिक तीनों को घूरने लगा। लगता है कि आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, है ना? अरे घूमने नहीं काका, मेरा गांव यहीं पास में है, मैं अपने गांव जा रहा था। अच्छा, गांव का नाम क्या है बाबूजी? जाखोल गांव। गांव का नाम सुनते ही बूढ़ा मैकेनिक बुरी तरह से कांप गया। कड़कड़ाती ठंड में भी उसके माथे से पसीने की बूंद टपकने लगी। क्या बात है काका, तुम अचानक से इस तरह से घबरा क्यों गए? क्या हो गया? कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं। बूढ़े मैकेनिक की आवाज कांपने लगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक स्टेशन है, वहाँ से एक ट्रेन जाती है। आप चाहो तो ट्रेन से गांव जा सकते हो। कार मैं सुबह तक ठीक करवा के भिजवा दूंगा। आप अपना एड्रेस दे दीजिए। चौधरी की नई हवेली कौशल्या के नाम से पूछ लेना, गांव का हर आदमी जानता है। ये सुनते ही बूढ़े मैकेनिक की आंखों में डर और बढ़ गया। देखिए, ट्रेन से चले जाइए, लेकिन कार लेने आपको खुद ही वापस आना पड़ेगा। हम ना भिजवा पाएंगे, माफ कीजिएगा। क्या? ये क्या बात हुई काका? आपने कुछ देर पहले तो कहा कि आप गांव भिजवा देंगे, हम लोग ट्रेन से चले जाएं। अब क्या हो गया? मुझे याद आया कि मेरी दुकान का कोई आदमी आपके गांव नहीं जाता है, तो हम नहीं भिजवा पाएंगे। ना, आपको खुद ही लेने आना होगा। हाँ। इतना कहकर बूढ़ा मैकेनिक तेजी से गैराज के अंदर चला गया। आर्यन और उसके दोस्त एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तुम्हारे गांव का नाम सुनकर वो इतना डर क्यों गया? पता नहीं यार, मैं खुद हैरान हूं। ये काका को पता नहीं क्या ही हो गया है, हद है। कुछ देर बाद तीनों एक सुनसान छोटे से स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन के चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। वहां ऐसा सन्नाटा पसरा था जैसे सालों से वहां कोई इंसान न आया हो। तभी अंधेरे में एक लालटेन की रोशनी दिखाई दी। एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। कौन हो तुम लोग? सर, हमें जाखोल गांव जाना है। यहाँ कौन सी ट्रेन आती है, कितने बजे तक आएगी? गांव का नाम सुनते ही स्टेशन मास्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा और अगले ही पल वो उसी रफ्तार से अंधेरे में गायब हो गया जिस रफ्तार से वो आया था। ये सब बहुत अजीब है। मैकेनिक गांव का नाम सुनकर डर गया, स्टेशन मास्टर तो भाग ही गया। अरे यार, गजब बेवकूफ आदमी था, आया और चला गया। अरे कम से कम ये तो बता के जाता कि ट्रेन कितनी देर में आएगी। शिट यार, कहाँ। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी।
लो, अबे यार, ट्रेन की टिकट तो ले लें। अच्छा, तुझे यहाँ कोई टिकट काउंटर या टिकट की खिड़की दिखाई दे रही है? अबे स्टेशन पर श्मशान जैसा सन्नाटा बस रहा है और तू टिकट लेने की बात करता है। चल बैठ जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं। अगर टीटी आया तो दे देंगे पैसे। इंडियन जुगाड़ है यार, चल आजा, पैसे से सब होता है, आजा। कुछ ही पलों के बाद ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन पूरी तरह से खाली थी। तीनों ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन तो पूरी तरह खाली है। ऐसा लग रहा है जैसे इस ट्रेन में हम ही सफर कर रहे हैं। अबे यार, जिस तरह से हर मोमेंट पे झटके लग रहे हैं ना, कसम से मैं भी डरने लगा हूं। ये पता नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है। आर्यन खिड़की के पास जाकर बैठ गया, जबकि सामने नकुल और सौम्या बैठ गए। लंबे सफर और थकान की वजह से सौम्या और नकुल की आंख लग गई। तभी ट्रेन चलने ही वाली थी कि अचानक आर्यन के कानों में एक बेहद मधुर आवाज गूंजी। आपको बहुत ठंड लग रही है क्या? आप चाय पियेंगे? आवाज सुनते ही आर्यन एकदम से चौंक गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर एक लड़की घूंघट डाले हुए खड़ी थी। उसके हाथ में गरम चाय के 3 कुल्हड़ थे। बड़ी अजीब बात है, कुछ देर पहले तक तो इस स्टेशन में सन्नाटा था। तुम कहां से आ गई? घूंघट वाली स्त्री चुप रही। क्या आप चाय पियेंगे? हाँ, क्यों नहीं। मुझे चाय की तलब महसूस हो रही है। लाओ, दे दो। दो। आर्यन ने खिड़की से हाथ निकालकर चाय ले ली। तभी ट्रेन चल पड़ी। अरे पैसे तो ले लो। सुनो। इतने में सौम्या की आंख खुल गई। तुम किससे बात कर रहे हो? अरे यार, बाहर एक लड़की आई थी, घूंघट डालकर चाय बेच रही थी। मैंने चाय तो ले ली, लेकिन अचानक से ट्रेन चल पड़ी और पैसे उसके रह ही गए। सौम्या तेजी से उठी और दरवाजे तक पहुंचकर बाहर देखने लगी, लेकिन बाहर सिर्फ घना कोहरा और अंधेरा था। बाहर तो कोई नहीं है। ये सुनते ही आर्यन भी बाहर देखने लगा। वहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। यार, ये कैसे हो सकता है? उसने मुझे खुद कुल्हड़ में चाय दी थी। चलो आओ, मैं दिखाता हूं, चाय रखी है वहां पे। आर्यन वापस से आकर सीट पर बैठ गया और चाय का कुल्हड़ उठाया। अगले ही पल कुल्हड़ के भीतर से भयानक सड़ी हुई बदबू उठने लगी। यार, इसमें से तो भयंकर बदबू आ रही है। ये चाय है कि क्या है? क्या ये? क्या बात कर रहे हो? सच कह रहे हो? अबे तुम्हें चाय किस लड़की ने दे दी थी? आर्यन ने घबराकर तुरंत कुल्हड़ को खिड़की से बाहर फेंक दिया। पता नहीं क्या चीज थी। सही बताऊं, समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि आखिर ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ये हो क्या रहा है। आखिर जाखोल गांव का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग क्यों उड़ जाता था? चौधरी की पुरानी हवेली में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद गांव वाले रात होते ही उस रास्ते की तरफ देखना तक बंद कर चुके थे? क्या कल्लू की मौत सिर्फ शुरुआत थी? आर्यन की मां कौशल्या आखिर इतने सालों तक आर्यन को गांव आने से क्यों रोकती रही? और अब आगे क्या होगा?